how are you? Today I'm going to discuss paper 1 UGC NET December 2018. So please pay attention because this is the ये क्वेश्चंस जो थे ये मैंने दिसंबर में दिए थे एग्जाम जिसमें मैं रह गई थी 2-3% से. देखिए, a researcher while writing his or her thesis does not give the rational underlying use of statistical techniques. This will be best described as a case of an error of commission, an error of omission, technical lapse or ethical misconduct. See, rational मतलब क्या होता है? सोर्स, तर्काधार, उत्पत्ति. मतलब जो आप स्टैटिस्टिकल मीन्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? डिटेल्ड एनालिसिस जो आप करते हैं. ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के यूज को अगर आप उसका जो मूल आधार है वो अगर एक रिसर्चर अपनी थीसिस में लिखते हुए नहीं दर्शा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट विल बी एन एरर ऑफ ओमिशन. उसमें आपने क्या कर दिया है कि कुछ जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन थी उसको आपने पूरा जो नहीं बताया है A to Z उसको आपने omit कर दिया है, तो that will be an error of omission. Ethical misconduct, it is not related to this kind of error because misconduct means report findings. When you are going to find various reports और आप किसी का डेटा चुरा लेते हैं या कट कॉपी पेस्ट करते हैं या किसी को किसी चीज का आप रेफरेंस नहीं देते हैं, दैट इज द एथिकल मिसकंडक्ट. टेक्निकल लैप्स मतलब आपने कोई आपने उसमें से कोई टेक्निकल स्टडी को खत्म करके आप उसको यूज में नहीं लिख रहे हैं तो दैट, लेकिन वो भी इससे रिलेटेड नहीं है. दैट विल बी एन एरर ऑफ ओमिशन कि आपने उसको ओमिट कर दिया, आपने उसको हटा दिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. A researcher plans to study the effect of socio-economic status of parents on the school dropout rate in a district. What type of research will it be? देखिए, सोशो इकोनॉमिक का मतलब होता है इट इज रिलेटेड टू एज, इनकम मीन्स सैलरी, जेंडर फीमेल और मेल. ठीक है, और भी जो उसका पूरा बैकग्राउंड स्टेटस होता है कि वो उसकी नेशनलिटी क्या है. तो जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पेरेंट्स है ऑन द स्कूल ड्रॉप आउट रेट पे अगर कोई रिसर्चर स्टडी करना चाहे तो इस रिसर्च को क्या नाम देंगे? हाइपोथेसिस बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च बोलेंगे, एथनोग्राफिक रिसर्च बोलेंगे या नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च बोलेंगे. तो इस चीज को हम बोलते हैं, जिसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च. क्योंकि देखिए, हाइपोथेसिस मेनली क्या होता है? इट इज टेस्टिंग और हम गेस बोलेंगे. इट इज अ टेंटेटिव. मैं आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ. हाइपोथेसिस मेनली क्या होता है? परिकल्पना. इसको हम हिंदी में परिकल्पना ही बोलते हैं ना, एम आई राइट? तो यहाँ पे जो हाइपोथेसिस है इट मीन्स अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन थ्योरी to predict a causal relationship on based on theory to predict a causal relationship causal relationship between variables. okay ओके, वेरिएबल्स मतलब जो चीज वेरी कर रही है, वैसे तो वो वेरिएबल होता है. यहाँ पे हाइपोथेसिस मतलब ये है कि या तो आप एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन निकाल रहे हैं विच इज बेस्ड ऑन द फैक्ट और नॉट फैक्ट, बेस्ड ऑन सर्टेन थ्योरी दैट प्रिडिक्ट्स अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को प्रिडिक्ट कर रही है. दूसरा एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस है या एथनोग्राफिक है. एथनोग्राफिक मीन्स होता है अ मेथड टू स्टडी ग्रुप्स ऑफ कल्चर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एथनोग्राफी बोलते हैं उसको. एथनोग्राफिक रिसर्च इज रिलेटेड टू ग्रुप ऑफ कल्चर, जिसमें आप सर्टेन ग्रुप या सर्टेन कल्चर को आप स्टडी करते हो. और नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस परिकल्पना है, लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च को अगर आप एक्सपेरिमेंटल नाम दे रहे हो या नॉन एक्सपेरिमेंटल दे रहे हो तो एक्सपेरिमेंटल का मतलब ही होता है कि विच इज मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एक्सपेरिमेंटल जिसमें मैनिपुलेशन होता है. ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. जो और क्वेश्चंस आएंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. फॉर विच टाइप ऑफ रिसर्च द एक्शन वर्ड्स कंट्रोल, मैनिपुलेट एंड ऑब्जर्व आर मोस्ट रेलिवेंट. तो इसका देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन में और लिख देती हूँ, फोर्थ लिख देती हूँ ऑप्शन में हिस्टोरिकल. फोर्थ में लिख देती हूँ हिस्टोरिकल रिसर्च. मैं लिखना इसमें थोड़ा सा नहीं हो पाया था, इसको हिस्टोरिकल रिसर्च बोलेंगे. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. कंट्रोल, मैनिपुलेट एंड ऑब्जर्व, ये किस रिसर्च का हिस्सा है? एक्शन वर्ड्स हैं ये. एक्शन रिसर्च क्या होती है? जिसका जो गोल होता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर लोकल कंसर्न. इट्स गोल इज टू सॉल्व प्रॉब्लम for local concern. okay, local
कंसर्न जो आपके अगल बगल चीजों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करना एक्शन रिसर्च के अंतर्गत अंतर्गत आता है. ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच बेस्ड अप्रोच बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू हो रहा है. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब दैट इट मैनिपुलेट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इसका मतलब होता है इट मैनिपुलेट्स द इंडिपेंडेंट इट मैनिपुलेट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और हिस्टोरिकल रिसर्च किसको बोलते हैं? हिस्टोरिकल रिसर्च मीन्स होता है सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड इवैल्यूएशन. सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक कलेक्शन systematic collection and evaluation systematic collection and evaluation of data to to describe explain describe explain and understand actions or actions और इवेंट्स. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च. हिस्टोरिकल रिसर्च में देयर इज नो मैनिपुलेशन, कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है. नो मैनिपुलेशन, ये तो आपने पढ़ा होगा. इसमें हम कुछ भी चीज मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ऑल्टरनेट नहीं कर सकते, उसको ऑल्टर नहीं कर सकते. नो मैनिपुलेशन. तो एक्शन इज रिलेटेड टू लोकल कंसर्न प्रॉब्लम्स. We have to solve the problem related to the local concern. Grounded, which starts from the zero level, जो grounded theory है. Experimental research manipulates the independent variable. And historical research जिसमें कोई भी manipulation नहीं कर सकते, कोई भी changes नहीं कर सकते. It is only systematic collection or accumulation and evaluation of data which is going to describe, explain and understand the actions or events. ठीक है, तो ये historical research थी. तो इसका जो right answer है जिसमें आप गोल को आप मैनिपुलेट भी कर, जिसमें आप कंट्रोल मैनिपुलेट एंड ऑब्जर्व कर सकते हो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर प्रमोटिंग कंपिटेंस एंड एक्सीलेंस इन एंड थ्रू एजुकेशन विच ऑफ द नीड्स ऑफ मैस्लोज हायरार्की हैज टू बी एड्रेस्ड. अब देखिए, ये तो आप अगर पेपर 1 की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर किसी पर्टिकुलर टीचर को फॉलो कर रहे हैं, पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल में या कहीं और से आप पढ़ रहे हैं, तो ये तो मेरे ख्याल से टीचिंग का क्वेश्चन है. अब इतना मुझे ध्यान नहीं है, मैंने कब दिया था, 3 साल तो हो गए, 3.5 साल पहले दिया था. तो ये देखिए, नीड फॉर मतलब अगर आप कंपिटेंस एंड एक्सीलेंस प्रमोट करना चाहते हैं एजुकेशन के माध्यम से, तो मैस्लोस की कौन सी हायरार्की को आप एड्रेस करना चाहेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इट शुड बी द नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब क्या होता है? आत्मविकास. इसको हम बोलेंगे आत्म विकास या आत्मविकास दिलचस्पी, जो अपने आप को मतलब डेवलप करने में इंटरेस्टेड रखता हो. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या रियलाइजेशन. तो अभी ये शायद टीचिंग का क्वेश्चन है, मैं अभी देखूंगी, आप बोलेंगे तो मैं थोड़ा बहुत समझा दूंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are hindering factors in effective teaching? Select from the code to give your answer. Teachers self efficacy, teachers subject knowledge, low ability and willingness level of teacher, lack of planning and teaching skills in a teacher, teachers mastery of linguistic skills or inappropriate body language of the teacher. मतलब इफेक्टिव टीचिंग में, सही प्रभावशाली टीचिंग में, सही टीचिंग को पढ़ाने, सही टीचिंग में कौन सा फैक्टर हिंडरिंग होता है, कौन सा फैक्टर बाधा देता है कि आप अच्छी टीचिंग नहीं कर पा रहे? क्या टीचर की सेल्फ एफिकेसी मतलब आत्म प्रभावकारिता, आप अपना प्रभाव दूसरों पे नहीं डाल पा रहे हैं, टीचर सेल्फ एफिकेसी नहीं, ये नहीं होगा. टीचर का सब्जेक्ट नॉलेज कैसा है, तो ये भी अभी मैटर नहीं करता. लो एबिलिटी एंड विलिंगनेस लेवल ऑफ टीचर, यस, आप टीचर का क्या वेदर ही और शी इज रियली विलिंग टू टीच, क्या उसकी एबिलिटी कैसी है. लो एबिलिटी एंड विलिंगनेस लेवल ऑफ टीचर, लैक ऑफ प्लानिंग, आप बिना प्लानिंग के पढ़ाने आ जाते हैं. लैक ऑफ प्लानिंग एंड टीचिंग स्किल्स इन अ टीचर, वो एक ऑप्शन है. टीचर्स मास्टरी ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स, ये भी नहीं है, गलत है. इनएप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज ऑफ द टीचर, दिस इज ऑल्सो मतलब आपकी लैंग्वेज, इनएप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, इफ यू आर नॉट यूजिंग करेक्ट जेस्चर्स, आप कैसे भी आ रहे हो, कैसे भी ड्रेसिंग सेंस है, कैसे भी आप बॉडी लैंग्वेज आपका इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है, तो दैट इज ऑल्सो माइट बी द हिंडरिंग फैक्टर. तो इसका जो राइट आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा, लो एबिलिटी एंड विलिंगनेस, लैक ऑफ प्लानिंग एंड टीचिंग स्किल्स इन टीचर एंड इनएप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज ऑफ द टीचर. तो ये इसका हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6th क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग, ओके,
In the following list, identify these statements which are indicative of helping behavior of effective teaching. Select method. Instructional variety marked by multiple devices used, using the ideas of students while making presentations. Students' success rate as evident in correctly understanding the assignments. Engagement in learning tasks, teacher effect as manifest in relations with students, or probing to add and see classifications of ideas. देखिए आपके पास यहाँ पे वो कह रहा है कि इफेक्टिव टीचिंग में कौन सा हेल्पिंग बिहेवियर होता है। हेल्पिंग बिहेवियर कौन कौन से सहायक होते हैं फैक्टर्स। तो इस केस में आप देखिए इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, कोई आप मल्टीपल डिवाइसेस अगर आप यूज करो, लैपटॉप यूज करो, आईपैड यूज करो, क्या उससे टीचिंग प्रभावी प्रभावी होती है? नहीं। यूजिंग द आइडियाज ऑफ स्टूडेंट्स वाइल मेकिंग प्रेजेंटेशन, जब आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो उसमें आप स्टूडेंट्स के आइडियाज को भी लेते हो, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। स्टूडेंट सक्सेस रेट एट एज एविडेंट इन करेक्टली अंडरस्टैंडिंग द असाइनमेंट्स, उनका सक्सेस रेट कैसा है स्टूडेंट का। अभी तो हम टीचिंग की बात कर रहे हैं ना, स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो सक्सेस रेट तो बाद में आएगा, पहले तो आप टीचिंग होगी कि आपकी टीचिंग कैसे, तो ये नहीं होगा। एंगेजमेंट इन लर्निंग टास्क, अभी सीखने में कितना एंगेज रहते हैं, अभी ये नहीं, हम इफेक्टिव टीचिंग की बात कर रहे हैं, ये इतना अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। टीचर अफेक्ट एज मैनिफेस्ट इन रिलेशंस विद स्टूडेंट्स, ये ट्रू है। हाउ द टीचर इज गोइंग टू अफेक्ट द स्टूडेंट्स, ठीक है, कैसा टीचर स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन है उसका, कि वो काफी डांट के बोलता है, वेरी स्ट्रिक्ट है, तो ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, बिहेवियर कैसा है टीचर का स्टूडेंट्स के प्रति। नेक्स्ट है प्रोबिंग टू ऐड एंड सी क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियाज, आप आइडियाज को लेते हैं, उसको ऐड भी करते हैं, उसको खोजते भी हैं, उसको क्लासिफाई भी करते हैं, उसको प्रोब, किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए कोई आइडिया बताया, तो पहले आप ये देखेंगे वो कितना सही है। ठीक है, तो ये तीन स्टेटमेंट्स इसके सही हैं। आइडियाज ऑफ स्टूडेंट्स लेना, टीचर का रिलेशन कैसा है स्टूडेंट के साथ, टीचर, ठीक है, प्रोबिंग टू ऐड एंड सी क्लासिफिकेशन ऑफ आइडियाज, तो ये फर्स्ट विल बी द एप्रोप्रिएट राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दीज स्टेटमेंट्स विच रिलेट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीचिंग एक्ट। सेलेक्ट फ्रॉम द कोड टू इंडिकेट योर आंसर। टीचिंग इज अ पर्सनल एक्ट एज टू फैसिलिटेट सेल्फ डेवलपमेंट। देखिए हमारे पास इसमें दो चीजें दी हैं, जैसे क्या दिया है इसने कि टीचिंग एक इसने बोला है विच रिलेट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एक्ट। टीचिंग इज अ पर्सनल एक्ट टू फैसिलिटेट सेल्फ डेवलपमेंट, नहीं, टीचिंग पर्सनल एक्ट तो नहीं होती है ना, केवल अपने लिए आप पढ़ा रहे हो, नहीं, सैलरी पाना है, नहीं। द गोल ऑफ ऑल टीचिंग इज टू कॉज लर्निंग, आपको हमेशा यू हैव टू चूज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस, जो आइडियल भी हो। द गोल ऑफ ऑल टीचिंग इज टू कॉज लर्निंग, टीचिंग हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमें सैलरी चाहिए, जॉब कर रहे हैं, नहीं। लर्निंग इज ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। द गोल ऑफ ऑल टीचिंग, हम सीखने के लिए भी पढ़ाते हैं। द गोल ऑफ ऑल टीचिंग इज टू कॉज लर्निंग। टीचिंग इनवेरिबली इम्प्लाइज चेंजिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, क्या टीचिंग दूसरों के ओपिनियन को बदलता है? नहीं, अभी नहीं, इनवेरिबली नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर है टीचिंग इज ट्रायडिक रादर देन डायडिक इन नेचर। अब ये यहाँ पे देखिए आपके पास जब आप क्लास में जाते हैं तो आपके पास तीन चीजें होती हैं, टीचर होता है एक तो, ठीक है, फिर आपका यही जैसे मैंने आपको बताई टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, और एक आपका कोर्स होता है, करिकुलम। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला है कि टीचिंग इज ट्रायोडिक रादर देन डायोडिक। अब यहाँ पे ट्रायोडिक क्या है, व्हाट इज ट्रायोडिक एंड व्हाट इज डायोडिक। ओके, इसमें देखिए ट्रायोडिक मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल इन सोशियोलॉजी, अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में 3 लोगों का जैसे ग्रुप हो गया, उसको हम ट्रायोडिक बोलते हैं। ठीक है, एंड डायोडिक मतलब अ ग्रुप ऑफ 2 पीपल, अ ग्रुप ऑफ 2 पीपल दैट इंटरैक्ट, जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं, दैट इंटरैक्ट। तो डायोडिक का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे आपका पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन हो गया। ठीक है, डायोडिक का एग्जांपल क्या हो गया, फॉर एग्जांपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड हो गया, एंड और आपका हस्बैंड वाइफ हो गया। ठीक है, तो इसको हम डायडिक इन नेचर बोलेंगे। और ट्रायडिक मतलब जैसे अ न्यू रिलेशनशिप विच इज क्रिएटेड इन एग्जाम रूम फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, तो ट्रायडिक नेचर है। तो यहाँ कह रहा है कि टीचिंग ट्रायडिक है रादर देन डायडिक है, तो ये भी आपका एक तरह से करेक्ट है, क्योंकि टीचिंग में आपको टीचर स्टूडेंट करिकुलम पे ध्यान देना पड़ता है, और उसमें 3 लोगों को इकट्ठे जोड़ना पड़ता है, स्टूडेंट को भी और सब्जेक्ट को भी।
है ना, rather than dietic. Teaching means selling ideas, no. अपने आइडियाज को आप सेल कर रहे हो, नहीं. टीचिंग मीन्स रीचिंग द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स. यस, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी, डी एंड एफ होगा. ठीक है, तो ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच टाइप ऑफ रिसर्च द स्टेप्स ऑफ रिसर्च हैव टू बी साइक्लिक. ओके, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख दीजिए. फोर्थ, एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च, देखिए, ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच होती है, एक्सपेरिमेंटल मैंने आपको बताया था, मैनिपुलेटिव होता है एक्सपेरिमेंटल. ठीक है, मैनिपुलेशन होता है इसमें वेरिएबल्स का, तो ये तो नहीं होगा. केस स्टडी रिसर्च करते हैं, केस स्टडी नहीं करते हैं हम इसमें. किसमें जो रिसर्च के स्टेप्स होते हैं साइक्लिक होते हैं, एक्शन रिसर्च में. एक्शन रिसर्च में क्या होता है, जो आपके स्टेप्स ऑफ द रिसर्च होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, बिकॉज इट इज कैरिड आउट बाय द प्रैक्टिशनर्स. इट इज कैरिड आउट बाय प्रैक्टिशनर्स. प्रैक्टिशनर्स. ओके, तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसे कंटिन्यू करूंगी. टिल देन प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक